हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो इसका हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया था, आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर जब भी ठीक से समझ में आता है जब फर्स्ट पार्ट पहले देखा जाए और सेकंड पार्ट बाद में देखा जाए। आइए शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे मुनरो व्यवस्था। मुनरो व्यवस्था क्या थी? 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, और ये जो व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ये इस व्यवस्था को दक्षिण भारत, देखो दक्षिण भारत की कौन कौन से इलाके थे? दक्षिण भारत में मद्रास, बंबई और वो स्थान जो टीपू सुल्तान से जीते थे, है ना, वो सारे इलाके किसके में क्या चलाया गया? मुनरो व्यवस्था चलाएगी। और मुनरो व्यवस्था में जो जिसके नेतृत्व में मुनरो व्यवस्था चलाई गई वो थे कैप्टन अलेक्जेंडर लीड के नेतृत्व में ये मुनरो व्यवस्था शुरू की गई। और देखिए, ये जो मुनरो व्यवस्था थी, पहले उन्होंने बंगाल में एक व्यवस्था शुरू की थी, स्थायी बंदोबस्त, जो स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था बंगाल में उन्होंने, तो उन्होंने ये देखा कि उससे क्या हुआ, अंग्रेजों को बाद में घाटा हुआ और जो जमींदार वगैरह थे उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ भी काम नहीं किया जमीन के लिए, मतलब खेती के लिए, खेती में कोई भी सुधार नहीं किया। तो अंग्रेजों को लगा कि ये वाली व्यवस्था तो बेकार हो गई। फिर उन्होंने महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी और वो करी थी मध्य भारत में, लगभग मध्य भारत में, यूपी में, पंजाब में और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, इन सब में उन्होंने एक व्यवस्था शुरू करी, उसका नाम था महलवाड़ी। महलवाड़ी व्यवस्था जो थी उसमें क्या करते थे, वो एक किसान मतलब एक गांव के ग्रुप को, पूरे के पूरे ग्रुप को एक साथ वो इकट्ठा करके देना होता था लगान, है ना, उसमें ये व्यवस्था थी। और स्थायी बंदोबस्त वाले में कौन सी थी? उसमें जमींदार नियुक्त कर दिए गए थे और जो गांव के जितने भी किसान थे जमींदार को टैक्स देते थे और जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को। महलवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि जितने भी किसान थे वो सारे या तो ग्रुप में देते थे, मतलब किसानों का एक ग्रुप बना दिया जाता था और उसका एक मुखिया नियुक्त कर दिया जाता था, वो उस मुखिया को वो सारा टैक्स अंग्रेजों को देना होता था। ठीक है, अब उन्होंने ये देखा अंग्रेजों ने कि ये दोनों व्यवस्था जो शुरू की गई थी, इन दोनों में कुछ ना कुछ कमी थी और जो जितना अंग्रेज सोच रहे थे उतना टैक्स उन्हें नहीं मिल रहा था, उतना राजस्व उन्हें नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं दिन ब दिन क्या है, बढ़ती ही जा रही थी। तो उन्होंने ये सोचा कि हमने ये जो दो व्यवस्था पहले शुरू की, उन दोनों व्यवस्थाओं में क्या था कि हमने एक मध्यस्थ व्यक्ति बना रखा था, है ना। मध्यस्थ व्यक्ति कौन था? जैसे पहले वाले में तो जमींदार था, ठीक है, जमींदार को, किसान जमींदार को दे रहे हैं, जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा लगा कि जो बीच में वो जो जमींदार है ना, वो कुछ पैसे बचाता है, इसलिए किसानों को भी नुकसान हो रहा है, मुझे भी। महलवाड़ी व्यवस्था में भी यही उन्होंने सोचा कि महलवाड़ी व्यवस्था जो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो रही है, उसका मतलब, उसका कारण भी यही है कि बीच में जो मुखिया है, जो हमें टैक्स देता है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। अब इस बार उन्होंने एक नई व्यवस्था शुरू की और इस बार उन्होंने ये सोचा कि इस व्यवस्था में हम क्या करेंगे, जो लगान है वो डायरेक्ट किसान से ही लेंगे। ठीक है, तो दक्षिण भारत में किसान को बोलते हैं रैयत। ठीक है, दक्षिण भारत में किसान को बोलते हैं रैयत, साउथ इंडिया में क्या बोलते हैं? रैयत बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट किसान से लेंगे और मध्यस्थ वाले व्यक्ति को हटा देंगे तो हमें क्या, ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिलेगा और हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, तो उन्होंने यही वाली स्कीम अपनाई कि हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए क्या करेंगे, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था लेके आएंगे। ठीक है, और ये कहाँ उन्होंने लागू करी? सबसे पहले ये लागू करी दक्षिण भारत में। ठीक है, और दक्षिण भारत में जो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे टॉमस मुनरो, ठीक है, टॉमस मुनरो ने इस काम को किसको दिया? इस काम को दिया कैप्टन अलेक्जेंडर लीड को। ठीक है, अलेक्जेंडर लीड के नेतृत्व में यह काम हो रहा था। अब देखिए, ये व्यवस्था थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। इस व्यवस्था में जमींदार और माहल को मध्यस्थ ना रखकर सीधे किसान, या किसान का मतलब कौन होता है? रैयत। ठीक है, रैयत तो से राजस्व लेने की व्यवस्था की गई। राजस्व आकलन से पहले खेतों का सर्वेक्षण किया गया। अब देखिए, किसान, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो इतने तो सीधे नहीं थे कि हमने लागू कर दिया, जो जैसे किसानों ने बोला हमारी 2 बीघे जमीन है, 4 बीघे जमीन है, उस हिसाब से
उन्होंने उनसे क्या टैक्स ले लिया। अब किसान, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे वो बहुत ज्यादा ही चालाक थे, और उन्होंने क्या किया, जैसे पहले सर्वेक्षण किया था ना पूरी भूमि का, हमारे यहाँ राज करने से पहले सारी चीजों का सर्वेक्षण किया था ना, तो उन्होंने इसी तरह से ये जो नई व्यवस्था शुरू करी थी उसमें गांव गांव जाकर दोबारा से सारा जो खेत वेत थे उसका सर्वेक्षण किया, हर जगह की मिट्टी का पता लगाया कि कहाँ कौन सी चीज उगाई जा सकती है, और मतलब किस जमीन में फसल ज्यादा होगी और किसमें कम होगी, उसके हिसाब से उन्होंने टैक्स निर्धारित कर दिया। ठीक है, अब देखो इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो टैक्स था वो हमेशा ही अंग्रेज जो थे वो ज्यादा रखते थे। ठीक है, जितना टैक्स लेना चाहिए उससे ज्यादा रखते थे किसानों के ऊपर, तो वो कोई सी भी व्यवस्था लागू कर रहे थे उनकी सारी व्यवस्थाएं फेल हो रही थी। उसका मेन कारण ये था कि उन्होंने टैक्स बहुत ज्यादा रख दिया। देखिए, अगर आप सरकारें चाहती हैं कि उनको टैक्स टाइम से टाइम मिले, तो सबसे पहले सरकारों को क्या करना चाहिए कि टैक्स को इतना कम कर दो कि लोग आराम से उसे चुका सकें। ठीक है, उन्हें चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े। देखिए, अगर आप 100 रुपए डेली का कमा रहे हैं, ठीक है, और आप उसमें अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको केवल 5 रुपए टैक्स देना है डेली, ठीक है, कितना देना है, 5 रुपए, तो आप शाम होते ही 5 रुपए पहले उस टैक्स वाले के यहाँ जमा कर जाएंगे कि लो भी अपने 5 रुपए अपना टैक्स ले लो। ठीक है, ईमानदारी दिखाई ना आपने, और आपके जैसे जैसे सब लोग दिखाएंगे ईमानदारी। ठीक है, लेकिन वहीं अगर टैक्स आपसे 50 रुपए वसूल किया जाए, है ना, कितने रुपए, 50 रुपए वसूल किया जाए, कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो आपको 50 रुपए देने ही देने हैं, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप टैक्स की चोरी करना सीखोगे। आप उसको बताओगे गलत तरीके से या कैसे भी कुछ सेटिंग बैठा के बताओगे कि भाई हमें तो बस 80 रुपए ही मिल रहे हैं, अब 80 रुपए में से तुम काट लो कितने होंगे, या फिर और कोई दूसरा तरीका अपनाओगे जिससे जो टैक्स लेने वाला उसको यही ना पता चले कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, है ना। या फिर आप ये सोचोगे कि एक हफ्ते में एक बार दे देंगे, आज कुछ खर्च है तो आज 100 की 100 खर्च कर लेते हैं, और कल या परसों में दे देंगे उसको 50 रुपए एक्स्ट्रा। तो मतलब इस तरह से क्या है, अगर टैक्स बहुत ज्यादा होता है ना, टैक्स की चोरी तब ही होती है। अगर टैक्स कम होएगा तो उसकी चोरी नहीं होगी, क्योंकि हर व्यक्ति को ईमानदारी अच्छी लगती है, उसकी कुछ मजबूरियां होती हैं जो उसे बेईमान बना देती हैं। ठीक है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं ईमानदार रहूं, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी आ जाती हैं जिनके वजह से लोगों को बेईमान बनना पड़ता है। वही इन किसानों के साथ हो रहा था। ठीक है, इन्होंने, जो अंग्रेज थे, वो कोई सी भी व्यवस्था लेके आ रहे थे कि हर व्यवस्था में हर बार वो जो राजस्व था वो इतना ज्यादा कर देते थे कि वो किसान टाइम से टाइम उसको चुका ही नहीं पाते थे, और जो किसान थे वो या तो खेतों को छोड़ के भाग जाया करते थे, या रातों रात गांव को छोड़ देते थे, या टैक्स चोरी करने के लिए कोई दूसरे आइडिया अपनाते थे। तो देखो, नुकसान दोनों को हो रहा था, किसानों को भी हो रहा था, अंग्रेजों को भी हो रहा था, है ना। अंग्रेज जितना चाह रहे थे उनको इतना नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन्होंने क्या है, टैक्स बहुत ज्यादा कर दिया था। तो आपकी एनसीईआरटी में ये वाली हेडिंग दी हुई है, सब कुछ ठीक नहीं था। ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है। समस्या क्या थी, सब कुछ ठीक नहीं था तो क्या गलत था, गलत यही था कि ज्यादा राजस्व होने के कारण किसान यानी कि रैयत क्या कर रहे थे, राजस्व नहीं चुका पा रहे थे, और वो इस बार भी गांव को छोड़ के भाग रहे थे, और गांव की बहुत बड़ी संख्या में खेत क्या है, खाली थे, और जब खेत खाली होंगे उनमें कुछ उगाया नहीं जा रहा तो टैक्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। और ऊपर से ये भी नुकसान होता है कि भाई जितनी पैदा हर साल आ रही है उतनी पैदा इस बार नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं व्यापार में तो घाटा हो गई। तो ये समस्या इस वाली व्यवस्था में भी चलती रही। अब देखिए, नेक्स्ट हेडिंग आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, यूरोप के लिए फसलें। अब देखिए, यूरोप के लिए फसलें उगाना, मतलब ये हेडिंग आपसे ये कह रहा है कि जो हमारा भारत है उसमें यूरोप के लिए फसलें उगाई जा रही थी, ये बात कह रही है ये हेडिंग। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जोरों पर थी, इसलिए अंग्रेजों ने भारत में क्या किया, अलग अलग, क्योंकि उनको सब पता था कि हमारे यहाँ कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जा सकती है, क्योंकि उन्होंने हर चीज का पहले से सर्वेक्षण करके रखा था, है ना। तो 18वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड में वो औद्योगिक क्रांति जोरों पे थी, औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि वहां पर क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में उद्योग धंधे खोले जा रहे थे, बहुत बड़ी मात्रा में उद्योग धंधे खोले जा रहे थे, और हर रोज कोई ना कोई नए उद्योग धंधे खोले जा रहे थे। अब देखिए, जब उद्योग धंधे खोले जाएंगे तो उनके लिए कच्चे माल की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए, अगर आप नूडल्स की फैक्ट्री लगाएंगे तो उसके लिए आपको गेहूं की तो जरूरत पड़ेगी ना, गेहूं से तो मैदा बनाएंगे और मैदा से नूडल्स बनाएंगे,
या मैगी, जो भी आप खाते हो, पास्ता, ये सब किससे बनेगा? आटे से बनेगा ना। तो उसके लिए क्या है, आपको गेहूं की जरूरत होगी। तो उसी तरह से इंग्लैंड के लिए क्या, कच्चे माल की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी 18वीं शताब्दी में। अब उन्हें कच्चे माल के लिए सबसे अच्छा जो स्रोत दिखाई दे रहा था, वो दिखाई दे रहा था भारत। उन्हें लगा, और उन्होंने ये आइडिया अपनाया भारत पे कि हम जो कच्चा माल है वो सस्ता से सस्ता और बढ़िया कच्चा माल कहां से ले लें? भारत से ले लें, क्योंकि भारत हमारा औपनिवेश है ना, हम जैसे चाहेंगे वैसे करवा सकते हैं भारत से। तो इसीलिए उन्होंने भारतीय किसानों को इतना ज्यादा परेशान किया। अब देखिए कि भारत में अफीम और नील की खेती करवाई जबरदस्ती, और बंगाल में पटसन के ऊपर जोर दिया गया, असम में चाय के ऊपर जोर दिया गया, संयुक्त प्रांत में यानी कि यूपी को पहले संयुक्त प्रांत बोलते थे। आपको हिस्ट्री की क्लास में जहां भी संयुक्त प्रांत मिले समझ लेना यूपी की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। और देखिए यूपी में गन्ना पर जोर दिया, पंजाब में गेहूं पर जोर दिया, मद्रास में चावल पर जोर दिया, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास पर जोर दिया, और बंगाल में नील पर, बिहार में अफीम पर आदि खेतों के लिए किसानों को मजबूर कर दिया। मतलब ये है कि वो ये देख लेते थे कि किस मिट्टी में कौन सी फसल ज्यादा अच्छे से होगी, तो किसानों को उसी फसल करने के लिए प्रेरित करते थे। अब देखिए इसमें किसानों की क्या दिक्कत थी? इसमें किसानों को ये दिक्कत थी, जैसे छोटे छोटे किसान है, ठीक है, आपके गांव वगैरह में भी छोटे छोटे जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से अपने खेत में चावल भी उगा लेते हैं, ठीक है, गेहूं भी उगा लेते हैं, थोड़ी बहुत कुछ सब्जी भी उगा लेते हैं उसी में, धनिया, पुदीना, टमाटर, मिर्च। आपने देखा होगा गांव में जो खेत वेत होते हैं ना, थोड़े बहुत उसमें अपने खाने पीने की चीजें भी वो उगाते रहते हैं। तो उनसे क्या है, उनका जो रोज का खाना पीना है ना, वो ठीक ठाक चलता रहता है, नॉर्मल चलता रहता है। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे, अफीम पे जोर दे रहे हैं, एक ही तरह की फसल करवा रहे हैं खेत में, ठीक है। अगर उन बंगाल में जैसे पटसन अच्छा होता है और बंगाल में नील अच्छा हो जाता, तो उनको क्या था कि नील ही उगाओ और कुछ उगाओ मत अपनी खेतों में। अब पूरी साल से साल उसने नील उगा लिया किसान ने, उसमें भी आपने बेईमानी करके कैसे भी करके टैक्स के रूप में बहुत बड़ी रकम ले ली, ठीक है, थोड़े से उसे पैसे मिल रहे हैं। अब उसमें वो कैसे घर का खर्च चलाएगा, कैसे उसको आटा भी खरीदना है, सब्जी भी खरीदनी है, चावल भी खरीदनी है, बहुत सारी चीजें हैं भाई जरूरत की, वो कहाँ से आएंगी? तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही थी किसानों के सामने, ये चल रही थी कि उनको क्या है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी पूरी, ठीक है। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो आज क्या है, किसान कोई भी अपनी एक फसल उगा लेते हैं, ठीक है, और टैक्स तो मान लो है ही नहीं हमारे भारत में, टैक्स बिल्कुल ना के बराबर ही है टैक्स, है ना, खेतों पर। तो उनसे उनको जो पैसा आता है वो अपनी कुछ भी सुविधा की चीज खरीद लेते हैं। लेकिन अंग्रेजों के जमाने में ऐसा नहीं था, वो टैक्स के रूप में बहुत सारी फसल ले लेते थे, ठीक है, पैसे ले लेते थे, तो किसानों को कुछ भी नहीं बचता था और वो अपनी पसंद का कुछ भी नहीं उगा पाते थे खेत में। तो उसकी वजह से क्या है, वो बेचारे भूखे भी मर जाते थे। अब पूरी साल वो नील ही उगा रहे हैं, कुछ और हो ही नहीं रहा उनके खेत में, तो फिर उनको खाने के लिए भी तो कुछ चीज चाहिए ना, तो कहां से आएगी? ये सारा हिसाब अंग्रेज नहीं लगा देते, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या करते थे किसान, आत्महत्या कर लेते थे, खेतों को छोड़ छोड़ के भाग जाते थे, और मतलब बेचारे बहुत ही दुखी थे। अंग्रेजों के जमाने में सबसे ज्यादा जो दुखी किसान रहे हैं वो अंग्रेजों के जमाने में ही रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज बहुत बुरी तरह से अत्याचार कर रहे थे अपने फायदे के लिए, ठीक है, अपने उद्योग धंधों को चलाने के लिए हमारे यहाँ इस तरह से खेती करवा रहे थे। अब देखिए सबसे जो मेन चीज है, आपके चैप्टर में नील दे रखा है, ठीक है, नील की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। देखिए जो ये बुक शुरू हुई आपकी 8th क्लास एनसीईआरटी मैंने शुरू कराई, तब से मैं आपको बंगाल सबसे ज्यादा पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अंग्रेजों का जो गढ़ था, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कहाँ था, बंगाल की तरफ ही फोकस था उनका। तो एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वो बंगाल के बारे में दी हुई हैं। अब देखिए एक और नई चीज निकल के आई कि भारतीय नील की मांग, ये भी आपकी एनसीईआरटी में हेडिंग दी हुई है, भारतीय नील की मांग क्यों थी, ठीक है, भारतीय नील की मांग क्यों थी, एक एक्स्ट्रा लिख गया है, भारतीय नील की मांग क्यों थी, ऐसी क्या जरूरत थी कि भारतीय ही नील उनको बहुत ज्यादा यूरोप में चाहिए था। अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैगनी और नीला रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बोर्ड एक शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था जो यूरोप के, देखिए पहले बहुत ज्यादा रंग तो चलते नहीं थे,
ठीक है, आपने अगर पुराने अपने एल्बम वगैरह देखोगे या मूवी वगैरह देखोगे तो उसमें देखेंगे कि ज्यादातर लोग जो है वो सफेद कपड़े पहनते थे। सफेद कपड़े पे कोई नीली सी पट्टी, बैगनी सी पट्टी, उस तरह की साड़ियां भी देखिए। इंदिरा गांधी वगैरह जी की जो साड़ियां थी, आप कभी देखना उनके फोटोज वगैरह, तो बहुत ही सिंपल सादा, एक आधी कलर कोई होते थे कपड़ों में, ज्यादा कलर नहीं होते थे। तो उस टाइम क्या है, यूरोप में भी ऐसे ही चल रहा था। यूरोप में जो कपड़ों पे कलर लगाने के लिए, वही सफेद कपड़े तो रोज नहीं पहन सकते हैं ना, और जो थोड़े रईस टाइप के लोग होते हैं तो उन्हें हर रोज डिफरेंट डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं। तो वो क्या रंग के लिए क्या यूज करते थे, एक बोर्ड नाम का वृक्ष था, उसका प्रयोग करते थे। और जो बोर्ड नाम का वृक्ष है वो शीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। शीतोष्ण क्षेत्र का आप मतलब समझ सकते हैं, जैसा मौसम आपके यहाँ दिसंबर, नवंबर, दिसंबर में जो होता है, जो ठंड होती है, हल्की हल्की जो ठंड होती है, उस तरह का मौसम होता है शीतोष्ण में। ठीक है, तो वो एक शीतोष्ण पौधा था, उसका नाम था बोर्ड। और वो कहाँ कहाँ उगाया जाता था यूरोप में, उत्तरी इटली में, दक्षिणी फ्रांस में, व जर्मनी में, और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगाया जाता था। तो वो लोग इस पौधे से ही क्या बनाते थे, नीला और बैंगनी रंग बनाते थे। अब देखिए उसके कंपेयर में एक और पौधा था जो हमारे भारत में उगता है, अब भी उगता है। ठीक है, नील का पौधा एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। उष्णकटिबंधीय का पौधे का मतलब आप समझ सकते हैं, जो पौधा मतलब गर्मियों में उगाया जाएगा। ठीक है, गर्मियों, देखिए हमारा जो भारत है वो उसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी है और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी है। तो ज्यादातर क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। क्यों है, क्योंकि हमारे देश में से जो कर्क रेखा है वो बीचों बीच से गुजरी हुई है। ठीक है, और कर्क और मकर रेखा के बीच वाला स्थान कौन सा है, उष्णकटिबंधीय है। तो मतलब जो गर्मियों में पौधा पाया जाता है उसको आप एक तरफ से उष्णकटिबंधीय पौधा बोल सकते हैं। ठीक है, अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में। 8th क्लास के बच्चे इतना ज्यादा मतलब समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं बहुत ही इजी भाषा में आपको समझा रही हूँ ताकि आप समझ पाए, है ना। तो देखिए एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, उस पौधे का नाम था नील। ठीक है, जो नील था वो भारत में बहुत आसानी से उगाया जा सकता था, बंगाल के क्षेत्र में, है ना। क्योंकि बंगाल में क्या है, पानी की सुविधा भी ठीक ठाक है, क्योंकि गंगा यमुना का वो है ना, डेल्टा है वहां पर, तो पानी ठीक ठाक है, जो मिट्टी है उसमें नमी ठीक ठाक है। तो वहां पर क्या है, एक नील का पौधा उगाया जाता है। वो जो नील का पौधा था वो इस बोर्ड पौधे के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अच्छा चमक वाला रंग देता था। देखिए यही कंपेयर आपकी एनसीईआरटी में भी दिखाया गया है। एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ, देखो आपकी बुक में भी दिखाया गया है। देखिए 2 कंपेयर दिखाए गए हैं, है ना। इसमें से एक हमारे भारत की नील की छपाई का है और एक क्या है, एक यूरोप वाले बोर्ड पौधे का नील द्वारा बनाया गया है। अब देखिए इसमें जो सबसे सुंदर लग रहा है ना, वो लग रहा है भारत वाला। ये वाला कौन सा है, ये भारत वाला नील है, और ये वाला जो है ये यूरोप वाला नील है। तो भारत वाला सबसे अच्छा लग रहा है। तो यही चीज यूरोप में थी कि यूरोप में सबसे ज्यादा जो पसंद किया जाता था वो भारत का नील पसंद किया जाता था, यूरोप वाला नहीं करा जाता था। तो इसलिए अंग्रेज सोच रहे थे कि फ्री में उन्हें क्या है, भारत से नील मिल जाए, ताकि उनका जो व्यापार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए और उनका जो मुनाफा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, अपना मुनाफा कमाने के लिए वो क्या करते थे, हमारे किसानों के ऊपर, बंगाल के किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे और उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। अब देखते हैं एनसीईआरटी में और क्या लिखा है। देखो ये मैंने आपको समझा दिया कि जो भारतीय नील की मांग क्यों ज्यादा थी, क्योंकि हमारा जो भारतीय नील है वो यूरोप के बोर्ड वृक्ष के मुकाबले बहुत ज्यादा उच्च क्वालिटी का था, है, अब भी है, उच्च क्वालिटी का है। और अब भी हमारा जो नील है वो निर्यात होता है विदेशों में। अब भी हमारा नील की जो मांग है वो ज्यादा है और अब भी वो जाता है विदेश। ठीक है, अब देखिए 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किया गया नील में भारतीय नील का हिस्सा, आयात का क्या मतलब होता है, यानी कि वो हमारे देश से खरीद रहे थे नील को, तो कितना हिस्सा था, 30% था। ठीक है, लेकिन जो 1810 में 1810 में वो कितना, उसका हिस्सा कितना हो गया, 95% हो गया, यानी कि 95% हो गया। कितने परसेंट था, 30%, और कितना बढ़ा दिया उन्होंने, 95% बढ़ा दिया। कैसे कर करके, हमारे ऊपर अत्याचार कर करके और जबरदस्ती हमसे नील की खेती करवा के, ऐसे उन्होंने अपने जो वो था वो बढ़ा लिया। अब देखिए नील की खेती कैसे होती है ये देखते हैं। नील की खेती होती है 2 प्रकार से। ठीक है, नील की खेती कितने प्रकार से होती थी, 2 प्रकार से होती थी। एक तो होता था निज और एक होता था रैयती। अब देखिए निज में क्या होता था, रिज में
जो निज होता था, वो निज में क्या होता था, बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। इसका मतलब यह है कि कुछ यूरोप के लोग क्या नील की वजह से यूरोप के कुछ लोग अपनी जॉब वगैरह छोड़ छाड़ के भारत आ गए थे कि भाई नील में बहुत ज्यादा मुनाफा है तो नील उगाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ जमीन किराए पे ले ली या फिर कुछ जमीन खरीद ली उन्होंने। इस तरह से बहुत ज्यादा जमीन ले लेके और वो क्या करते थे, एक बागान टाइप का बना लेते थे और उसमें एक ही प्रकार का पौधा उगाया जाता था, वो था नील। ठीक है, उसमें नील उगाया जाता था बागानों में। वो जो हमारे यहाँ के भी हमारे देश के भी कुछ रईस लोग थे, वो भी क्या कर रहे थे कि अपने बड़े बड़े खेतों में केवल और केवल नील उगा रहे थे। ठीक है, तो वो हो गया निज। निज माने कि कोई भी व्यक्ति एक बहुत बड़े एरिया में नील के पौधे उगा रहा था। ठीक है, उसको बोलेंगे निज खेती। कुछ लोग यूरोप के थे जो हमारे देश में आए और उन्होंने क्या है, पट्टे पे ले ली या लीज पे ले ली खेती, या किराए पे ले ली, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, किराए पे ले ली और किराए पे लेके उसमें क्या है, नील उगा रहे थे। और देखिए जबकि जो दूसरी थी, मैं लिखना भूल गई हूँ यहाँ पे, दूसरी थी रैयत। दूसरी कौन सी व्यवस्था, दूसरा प्रकार था रैयत। रैयत का मतलब होता था किसान। रैयत में क्या होता था कि बागान मालिक क्या करते थे कि बागान मालिक जो रैयत यानी कि किसान होते थे उनके साथ एक अनुबंध कर लेते थे। ठीक है, उनके साथ क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते, अनुबंध कर लेते थे। और उस अनुबंध में क्या होता था कि आप अपनी जमीन पर, जो आपका खेत है उस पर आप 25% नील उगाइए और उसके बदले हम क्या देंगे, आपको कर्ज देंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 4 बीघे जमीन है। ठीक है, किसी व्यक्ति के पास 4 बीघे जमीन है और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे वो लोग। और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के बाद में उसको उस फसल उगाने के लिए सारा के सारा बीज दिलवाते थे, बीज खाद दिलवा देते थे, है ना। और बहुत कम रेट पे क्या करते थे, वो लोन दे देते थे उस 4 बीघे जमीन के लिए। और शर्त यह होती थी कि बदले में जो किसान था उसको 25% खेत पर नील उगाना होता था। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा जो समस्या थी कि इस अनुबंध में क्या समस्या थी, इस अनुबंध में सबसे ज्यादा समस्या ये थी कि जो नील वृक्ष है वो एक ऐसा वृक्ष है कि जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, है ना। अगर नील उगा लिया, किसी खेत पर नील उगा लिया तो उस खेत पर दूसरी फसल नहीं होगी। ठीक है, अब बंगाल के लोगों के सामने ये समस्या आ रही थी, बंगाल के लोग ना चावल बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, है ना, चावल खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो बंगाल के लोगों के साथ ये समस्या आ रही थी कि अगर वो अपने खेत में नील को उगा लेते थे तो अगली फसल चावल वो नहीं ले सकते थे, हैं। तो वो इसलिए चाहते थे कि नील ना उगाए हम। और जो नील है वो क्या कर देता है, बिल्कुल बंजर कर देता है खेत को, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत नीचे तक होती हैं और नीचे से जो जितने भी पोषक तत्व होते हैं ना वो निकाल लेता है पौधा। तो किसान, अब नील आया, नील की खेती उन्होंने कर ली, नील की उपज आ गई, अब बागान मालिक आएंगे, नील ले जाएंगे सारा के सारा। ठीक है, नील ले जाएंगे और फिर उनको उनका जो लोन जो उन्होंने लिया है बागान मालिकों से, वो लोन चुका देते थे किसान। और फिर उन्हें अगली बार फिर लोन मिल जाता था, जैसे ही फसल ले जाता था वो बागान मालिक, उसके बाद उन्हें दोबारा लोन मिल जाता था। फिर उन्हें फिर 25% खेत पर वो नील की खेती करनी पड़ती थी। और जो बागान मालिक थे वो इतने होशियार थे कि वो क्या अच्छी से अच्छी जमीन पर वो नील का पौधा लगवाते थे। ये नहीं है कि पिछली बार जिस जमीन पे लगाया था इस बार भी उसी जमीन पे लगा ले, ये ऐसे नहीं करने देते थे। वो क्या करते थे, हर बार अच्छी जमीन पे ही आपको नील का पौधा लगाना है, यानी कि पूरी तरह से वो क्या कर रहे थे, खेतों को बर्बाद कर रहे थे और किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। यानी कि उनके नील के चक्कर में क्या है, वो अपने चावल की फसल को नहीं उगा पाते थे, जिससे किसानों को नुकसान होता था। इस बात को समझने में किसानों को कई साल लग गए और कई साल बाद उनको किसानों को ये बात समझ में आई कि ये क्या हो रहा है, ये हमारे खेत बंजर हो रहे हैं। हम हर साल इनसे लोन लेते हैं और फसल कटने पे इनका लोन चुकाते हैं, फिर दोबारा लोन लेते हैं, तो हमें तो कुछ नहीं बच रहा, हमारी तो कोई तरक्की नहीं हो रही, हमें तो टाइम से खाने को भी नहीं मिल रहा ना। तो हमें क्या फायदा हुआ इस नील की खेती करने से? इससे अच्छा तो हम अपनी चावल की खेती कर लें, कम से कम उन चावलों को हम खा तो सकते हैं कभी भी। तो ये प्रॉब्लम थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जब नील के लिए वो चाहिए होते थे ना मजदूर, उसी टाइम पर धान के लिए भी मजदूर चाहिए होते थे। तो वो जो किसान थे वो अपने धानों में काम करना चाहते थे, लेकिन जो बागान मालिक है वो जबरदस्ती नील के खेतों में काम करवाते थे। तो क्या धान की फसल जो थी वो काफी हद तक खराब हो जाती थी नील के चक्कर में।
और देखो नील तो खाने को देगा नहीं, खाने को कौन दे रहा था, चावल दे रहे हैं, है ना। चावल को तो खा सकते हैं, नील को तो नहीं खा सकते। तो जो बागान मालिक थे वो क्या करते थे, जबरदस्ती किसानों से बागानों में काम करवाते थे, नील के बागानों में। लेकिन उस मतलब दोनों फसल एक ही टाइम पे तैयार होती थी। जब भी किसानों को जरूरत होती थी नील के मतलब नील के बागानों को जरूरत होती किसानों की, और तभी चावल के खेतों को किसानों की जरूरत होती थी। तो इन सारी प्रॉब्लम में जो किसान थे वो पिस रहे थे, वो चावल पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और बागान मालिक भी परेशान थे क्योंकि उन्हें टाइम पर किसान नहीं मिलते थे। किसान भी चोरी छुपे किस में काम करना चाहते थे, धान के खेतों में, अपनी फसल में काम करना चाहते थे, है ना। तो ये सारी समस्या चल रही थी। और ऊपर से जो ऊपर से जो वो होता है ना नील का खेत, उसके लिए ज्यादा उपकरण की जरूरत होती है। ज्यादा उपकरण, जैसे 1 बीघा खेत के लिए 2 हल की जरूरत होती है ना। जैसे 10 बीघा खेत के लिए 20 हल की जरूरत होती है। तो जो हल थे वो एक निश्चित मात्रा में थे। उसी टाइम पे तो किसानों को हल की जरूरत होती थी, धान के खेतों को हल की जरूरत होती थी। उसी टाइम पे क्या नील के खेतों को हल की जरूरत होती थी। तो वो लोग जो बागान मालिक थे, जो अंग्रेज थे, वो क्या चाहते थे कि जो हल वगैरह है, जितने भी उपकरण है, वो उनके नील के खेतों में काम करें, भारतीय किसानों के फायदे के लिए काम ना करें। तो इस सब में क्या है, किसान बहुत बुरी तरह से पिस रहे थे। और फाइनली किसानों ने मिलकर ये डिसीजन ले लिया, मिलकर ये सोच लिया कि अब हम नील की खेती नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे हमें अपने प्राण देने पड़े, जान गंवानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अब हम बागान मालिकों से ना तो ऋण लेंगे खेती करने के लिए, ठीक है, और ना अपने खेत में नील उगाएंगे, और ना ही हम कुछ करेंगे। मतलब हम अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे। अब हमारा जैसे मन करेगा हम वैसे। अब देखेंगे नील विद्रोह। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो किसान थे वो नील की खेती से बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि नील जिस भूमि पर नील की खेती की जाती थी, उस भूमि पर कोई दूसरी फसल नहीं उगाई जा सकती थी। ठीक है, क्योंकि जो नील का पौधा होता है वो मिट्टी को नीचे तक खराब कर देता है ना। तो उसी मिट्टी पर दूसरी फसल यानी कि चावल की फसल नहीं उगाई जा सकती थी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और किसान ये वाली बात भी समझ चुके थे कि हम साल के शुरू में नील के लिए इनसे ऋण लेते हैं, फिर अपनी खेती पे नील करवाते हैं, बाद में सारी फसल काट के हम दे देते हैं, और तब भी जो हमारा लगान है, जो हमने कर लिया है, वो जो हमने ऋण लिया है, ठीक है, जो हमने ऋण लिया है वो हमसे चुकता नहीं हो पाता है उसके बाद भी। तो पूरी साल यही सिलसिला चलता रहता है कि हम बार बार इनसे कर्ज लेते हैं बागान मालिकों से, और साल के लास्ट में फिर सारा कुछ इनको ही चला जाता है, तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो जब ये चीज सारे किसानों के साथ हो रही थी, तो जो बंगाल के किसान थे वो एकजुट हो गए, और उन्होंने बोल दिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम नील की खेती नहीं करेंगे। ठीक है, जो बागान मालिकों के लाठीधारी वो होते थे व्यक्ति, जो उनसे लगान वसूलने जाते थे, तो उन्होंने सोच लिया कि हम अब उनकी लाठियों से नहीं डरेंगे, लाठी डंडों से नहीं डरेंगे, अब हम पिटने से नहीं डरेंगे, और ना ही अब हम पिटेंगे, क्योंकि अब हमने बहुत देख लिया कि वही चीजें बार बार चल रही है कि हम लोन ले रहे हैं, फिर खेती कर रहे हैं, खेत में कुछ नहीं हो रहा, फिर वो हमें मार रहे हैं, मार के हमसे टैक्स वसूल करवा रहे हैं, और इस सब में हमारी कोई गलती नहीं है। तो नील विद्रोह स्टार्ट हो गया। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी में लिखा है मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों यानी कि किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि हमें अब खेती करनी नहीं है। रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने बागान मालिकों को बोल दिया कि अब हम टैक्स भी नहीं दे रहे, आपको जो करना है सो कर लो। ठीक है, जो रैयत थे यानी कि जो किसान थे वो तलवार, भाले, तीर, कमान, सारी मतलब जो भी उनके पास था वो सब कुछ लेके नील की फैक्ट्री पर हमला बोलने लगे, और इस विद्रोह में महिलाओं ने भी साथ दिया बराबर का। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी साथ दिया, क्योंकि जो महिला थी वो भी तो सफर कर रही थी ये सारी चीजें। ठीक है, उनको भी ऐसे काम करना पड़ता था, और उनको भी ठीक से खाना नहीं मिल रहा था, उनको भी अच्छा नहीं लगता ना कि फालतू में मार पिटाई हो रही है, पूरी साल मेहनत करने के बाद भी हमारी पिटाई हो रही है, हमें लाठियों से मारा जा रहा है, हमसे जबरदस्ती टैक्स वसूला जा रहा है। मेहनत तो हम कर ही रहे हैं ना पूरी साल, उसके बाद भी हमारे साथ इतना गलत व्यवहार हो रहा है। तो महिलाओं के हाथ में भी जो आए चिमटा, बेलन, जो भी उनके हाथ में आया होगा सामान, झाड़ू वाड़ू, वो सब लेके फैक्ट्री पे उन्होंने चढ़ाई कर दी, और वहां की जो फैक्ट्रियां थी उनको हमला बोल दिया। वहां के जो गार्ड वगैरह थे उनको मारा पीटा कि अब हमें नील की खेती नहीं करनी है, अब तुम्हें जो करना है सो कर लो। ठीक है,
कभी भी जो गरीब ज्यादा गरीब लोगों को ना कभी भी बहुत ज्यादा सताना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो अपनी पे आ जाते हैं ना तो वो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। जो लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं ना वो उनसे भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। क्योंकि आपने ये कहावत सुनी होगी, मरता क्या नहीं करता, यानी कि मरने से पहले जो व्यक्ति होते हैं ना उनमें 5-6 गुनी ज्यादा शक्ति आ जाती है। जब उनको ये एहसास हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति है वो हमें मार देगा, तो उनमें एक अलग से ऊर्जा आ जाती है अपने बचाव के लिए। ठीक है, हर किसी के अंदर होती है ये ऊर्जा। कई लोग अपना प्रयोग करते हैं, कई लोग नहीं करते। तो यहाँ पे किसानों ने उस ऊर्जा का प्रयोग किया और डटकर उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से ले लिया लोहा कि आ जाओ हम तुम्हें ही देखेंगे, और नहीं करें हम नील की खेती अब करवा के देख लो। जब विद्रोह बहुत ज्यादा फैला तो ये बात इंग्लैंड तक चली गई। ठीक है, इंग्लैंड की महारानी तक चली गई कि जैसे 1857 में जैसा विद्रोह हुआ था उसी तरह का विद्रोह अब नील की वजह से हो रहा है। तो महारानी ने क्या किया, महारानी ने बोला कि ठीक है एक आयोग हम बैठा देते हैं और वो आयोग इस चीज की जांच करेगा कि जो मतलब किसके साथ गलत हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शोषण हो रहा है या किसानों का शोषण हो रहा है। क्योंकि जो यहाँ वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो महारानी को कैसे दिखा रहे थे, जो यहाँ वाले अफसर थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे, इंग्लैंड के जो अफसर थे वो महारानी को ऐसे दिखा रहे थे कि अत्याचार हमारे खिलाफ हो रहा है, वहां के किसान हमारी बात नहीं मान रहे, हम घाटे में जा रहे हैं। तो रानी ने एक आयोग बैठाया। अब देखिए जो वहां की महारानी थी उन्होंने क्या किया, जो आयोग था उनको जांच के आदेश दिए कि जांच के आदेश किए जाए। देखो आपके एनसीईआरटी में एक कॉलम दिया गया है, उसमें पूछा भी गया है कि मतलब किस तरह से जांच हुई थी। देखिए इस वाले पेज पे लिखा गया है कि मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन नील की खेती नहीं करूंगा। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग था, मैंने भी पढ़ा है, आप लोग भी पढ़ना। तो फिर देखिए एक दिन क्या हुआ, मजिस्ट्रेट एशले एल्डन ने एक नोटिस जारी किया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अब किसानों को ऐसे लगने लगा था कि वो ये वाली जंग जीत चुके हैं, तो मतलब ये वाला आंदोलन उनका सक्सेसफुल हुआ, अब उन्हें नील की खेती नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये चीजें बहुत धीरे चलती रहीं और कुछ इलाकों में फिर भी जो किसान थे फिर भी वो खेती कर रहे थे, नील की खेती, है ना। लेकिन जब आयोग ने जांच करी तो आयोग ने क्या पाया कि जो किसान है वो निर्दोष है और वाकई में जो भूमि है अगर उस पर किसान नील की खेती करते हैं तो उन बेचारे किसानों को पूरी साल कुछ नहीं बचता है और पूरी तरह से घाटे में जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो व्यवस्था है इसको बंद करना चाहिए। तो फिर आयोग ने किसानों से ये बोला कि ये जो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, यानी कि जो अनुबंध पहले हो चुके हैं, आप बस उनको पूरा कर लीजिए, बाद में आपकी मर्जी है आप नए अनुबंध करना या मत करना। ठीक है, अब देखिए लगभग ये जो बंगाल के किसान थे ये जीत चुके थे और आगे से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे, और कॉन्ट्रैक्ट करे होंगे तो फिर अपने हिसाब से करे होंगे। मतलब यहाँ का एक मसला सॉल्व हो गया। अब आगे अंग्रेजों को तो नुकसान हो रहा था, अब उनको नील नहीं मिल रहा, अब वो परेशान कि नील कहां से मिलेगा। अब उन्होंने एक दूसरी जगह नजर डाली, अब की बार उन्होंने नजर डाली बिहार पर, क्योंकि बिहार में भी बिहार की जो भूमि थी वो भी इस तरह की थी कि वहां पर भी पौधा उगाया जा सकता था नील का। तो अब उन्होंने बिहार में जबरदस्ती से उन पर नील की खेती करवाई। अब कुछ दिन बाद उनको भी समझ में आएगा। जब देखिए किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है ना तो उसको एक दिन समझ में नहीं आएगा, 2 दिन समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक ना एक दिन उसको ये चीज समझ में आ जाती है कि अत्याचार मेरे खिलाफ हो रहा है। और जब वो धीरे से बोले कि आप मेरे साथ अत्याचार मत करो तो अत्याचार वहीं रोकना चाहिए, वरना तो क्या होता है इतने बड़े बड़े विद्रोह होते हैं फिर, है ना। फिर क्या होता है इतने बड़े बड़े विद्रोह होते हैं क्योंकि हर आदमी जानता है आप किसी भी व्यक्ति का फायदा उठा रहे हो तो वो व्यक्ति जान रहा है इस चीज को, चाहे वो बोल ना पाए कि हाँ सामने वाला मेरा फायदा उठा रहा है, चाहे वो बोल नहीं पा रहा आपके डर की वजह से कि मेरे को मारा जाएगा, पीटा जाएगा या नौकरी से निकाल देंगे, किसी भी डर से, या मेरे को घर से निकाल देंगे। घर में भी कई लोग दब जाते हैं, अपने ही घर में दब जाते हैं और सामने वाला बंदा आपको दबाया जा रहा है और गलत तरीके से, लेकिन जिस व्यक्ति का दमन आप कर रहे हो उसको पता है कि मेरा दमन हो रहा है। जिस दिन वो इस दमन से बाहर निकलेगा ना, अपने अंदर का जो उसका आत्मसम्मान है जिस दिन जागेगा, उस दिन आपकी बिल्कुल भी खैर नहीं है। इसलिए जो छोटे व्यक्ति बिल्कुल किसान मजदूर टाइप के भी जो लोग होते हैं ना, वो उनकी वजह से भी इतने बड़े बड़े विद्रोह हो जाते हैं और लास्ट में जीतते वही हैं, क्योंकि उनको अपनी शक्ति का अनुभव थोड़ी देर से होता है। ठीक है, अब देखिए उसी तरह का जो जैसे बंगाल में हुआ था, अब उन्होंने बिहार के लोगों के साथ भी इस तरह से खेती कर रहे थे और फिर बिहार के लोगों को भी समझ में आ गया कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो जो महात्मा गांधी थे उनके नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था, उसको बोलते हैं चंपारण आंदोलन।
ठीक है। जो चंपारण है वो कहाँ है, बिहार में। और बिहार में कौन सी पद्धति चल रही थी, 3 गठिया पद्धति चल रही थी उस टाइम पे। नील की खेती करवा रहे थे 3 गठिया पद्धति के हिसाब से अंग्रेज। तो वहां के बिहार के लोगों ने क्या किया, जो गांधी जी हैं, गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया, और ये गांधी जी की जिंदगी का पहला आंदोलन था। ठीक है, सबसे पहला जो आंदोलन था उनका यही वाला था, चंपारण वाला। देखिए आपके एनसीईआरटी में लिखा है, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 ईस्वी को एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उनके साथ प्लीज इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, या मैंने कुछ गलत बोला है, सही बोला है, जो भी आपके मन में मेरी वीडियो को देख के आता है तो प्लीज आप एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो मेरे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।